नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन मद से होगी विद्यालयों की मरम्मत। जी हां, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी सीईओ को दिए निर्देश। प्रदेश में जर्जर हालत में है 942 सरकारी स्कूल। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन मद से होगी विद्यालय की मरम्मत। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए अब कार्य जो है वो उच्च होने तैयारी हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन मद से अब विद्यालयों की मरम्मत होगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य के लिए दिशा निर्देश दे दिया है और सभी सीईओ को निर्देश दिए गए हैं। और जर्जर हालत में अब तक अगर बात कर ले सरकारी स्कूलों की, तो 942 संख्या है। 942 ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत अभी बद से बदतर है, जर्जर स्थिति में है और कभी भी देखिए वो धाराशाही हो सकता है। लेकिन ऐसे में अब उसकी मरम्मत के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। तो एक लगातार शिकायतें भी मिल रही थी कि तमाम जो सरकारी स्कूल है वो जर्जर हालत में है, लेकिन अब उनकी मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में चुनाव संबंधित तैयारियां पूरी करें और बीट पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखें। आपसी रंजिश और विवाद की आशंका वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ समय से पहले निर्धारात्मक कार्रवाई करें। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल ही रहा है और इस महीने के अंत में चुनाव होने हैं, उसको लेके उसमें काफी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियां आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम खराब है, उस सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां गदरपुर में रामलीला मैदान में बीजेपी समर्पित जिला पंचायत प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चुनाव रैली में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का अंतर्गत बरीराई जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा समर्पित प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चक्की मोड़ पर एक चुनावी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बलराज पासी, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे और राज्य मंत्री उत्तम दत्ता के अलावा बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भावना कोरंगा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हमारी प्रत्याशी भावना कोरंगा का आज रोड शो है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हमारी बेटी भावना कोरंगा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। साथ में हमारे खटोला के प्रत्याशी भाजपा के राकेश सिंह जी, हमारी सिल्की खेड़ा और सकैनिया क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी परमीत कौर के पति सोनू जी, वो यहाँ मौजूद है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से, जनता जनार्दन से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। भावना कोरंगा को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर आप इनको जिला पंचायत प्रत्याशी बनाएं, सदस्य बनाएं, ताकि जब उधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत का अध्यक्ष बने तो उसमें हमारे क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों पर रहता है, तो इसी प्रकार उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों का हमें फल मिल रहा है। जो इतनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को देखते हुए, आज लोगों के जन सलाह को देखते हुए हमें लग रहा है कि जीत हमारी निश्चित रूप से होगी। आगे बढ़ेंगे, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश को भी ध्वस्त बता रही है। तो ये प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अलग अलग नीति अपनाकर भाजपा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का निंदनीय काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह चुनाव को टालना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उसे चुनाव करवाने पड़े। इसके बावजूद इस भारी बरसात के मौसम में चुनाव करवाना उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने चहेते प्रत्याशियों के लिए अपने हिसाब से कानून बना रही है।
जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस चुनाव को रोकने के पक्ष में रहे, कांग्रेस कभी चुनाव को रोकने के पक्ष में नहीं रही है और इस सरकार ने जो ये चुनाव अब इस स्थिति में पहुंचा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। नवंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था और आराम से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये चुनाव हो जाता। इन्होंने इस चुनाव को लटकाने के लिए कभी प्रशासक और जो भी इन्होंने जो भी वहां पे प्रैक्टिस की है। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव मानसून के पीछे सीजन के दौरान हो रहे, जिससे कि प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली है। फिर भी जनपद के कई हिस्सों में मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं मानसून के बीच पंचायत चुनाव पर युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस मोहित सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उससे लगता है कि मानसून चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकार के द्वारा चुनाव घोषित किए गए हैं और मानसून अपने चरम पर है और जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कर्मचारियों को बाधा का सामना करना पड़ेगा और उससे वो चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एवं पहले के रूप में बनता नजर आ रहा है। सरकार और आयोग के निर्णय को कोर्ट में चुनौती मिल रही है, तो उस पर रोल बैक किया जा रहा है। पहले भी समय पर चुनाव न होना, उसके बाद आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाना और अब मतदान सूची में 2 जगह उम्मीदवारों वोटरों का नाम अंकित होना, पहले आयोग द्वारा उन्हें क्लीन चिट देना और अब न्यायालय के निर्णय में उन्हें उपायुक्त न मानना लगातार पंचायत चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अभी भी आलम यह है कि प्रदेश में लगभग 54% सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया है। लिहाजा अब ये भी कयास लगाए गए हैं कि क्या भविष्य में इन ग्राम पंचायतों के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई। जहां तक आपके अनुसार कोर्ट की बात, कोर्ट की प्रक्रिया में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का सम्मान सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। जहां तक आपने मुझे जो जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो लोगों ने आवेदन नहीं किया। निश्चित तौर पर इस पर जो चुनाव आयोग, पंचायती राज का चुनाव आयोग जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए। अब निश्चित तौर पर क्या है कि अगर 54 जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है कई जगह बहुत सारी ग्राम सभाओं में लोगों ने नामांकन नहीं किए, तो इसके पीछे इस कारण के पीछे जाना चाहिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यह निर्णय भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है। इससे तीखे बयान पर भाजपा ने भी तीखा जवाब दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा मनबीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वे संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती रही है, लेकिन भाजपा सरकार हमेशा इन संस्थाओं का सम्मान करती आई है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पंचायत चुनाव को टालने के लिए कांग्रेस से बयानबाजी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई नई बात नहीं है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने से पहले हमेशा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान करती आई है और संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करती हैं। कांग्रेस ने हमेशा अपने लाभ के लिए इन संस्थाओं का उपयोग किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर हरदा ने अपनी सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा है कि यह दृश्य अविश्वसनीय है। अब क्या खादी भवनों में भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? हरदा पर उठाए गए इस सवाल को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमला हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने अंग्रेजों में आजाद कराया और अहिंसा और सत्यता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया वो आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने देश के अंदर भाजपा और आरएसएस उनको पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं। उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आजाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। खादी ग्राम उद्योग के जितने भी केंद्र हैं देश के अंदर, आजादी के बाद से लगातार उसमें बापू की चरखे के ऊपर हम फोटो देखते आए हैं, लेकिन महामानव जो 2014 में अचानक से अवतरित हुए हैं, उनको लगता है वो बापू को रिप्लेस कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, मुगालता है उनको। और जो लोग अपने इतिहास को, अपने इतिहास पुरुषों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को और अपनी धरोहरों को संभाल के नहीं रख पाते, उनका कभी विकास नहीं होता, उनका कोई भविष्य नहीं होता। देहरादून में नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी ने किन्नर समुदाय द्वारा शादी, जन्म जैसे अवसरों पर मनमानी बधाई राशि वसूलने के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त नमामि बंसल के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम इस पर स्पष्ट नियम बनाए। जसविंदर ने कहा कि सम्मान अपनी जगह है, लेकिन किन्नर समुदाय अब बधाई के नाम पर मनमानी पर उतर आया है। अभद्रता और जबरदस्ती की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे रोका जाना चाहिए। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि किन्नर समुदाय समाज का सम्मानित हिस्सा है। यदि उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें आ रही है तो हम सभी पक्षों से संवाद कर आवश्यक दिशा निर्देश तय करने पर विचार करेंगे, जिससे परंपरा भी बनी रहे और नागरिकों को असहजता व सामना न करना पड़े। जो मामला है ये बोर्ड बैठक में भी उठा था और तब जो संबंधित माननीय पार्षदगण हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इस प्रकार की कोई भी नीति यदि नगर निगम के स्तर पर कहीं भी बनाई गई है, राज्य स्तर पर या पूरे देश भर में भी, तो उसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए, उसके विषय में फिर विवेचना की जा सकेगी। इस प्रकार का अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय को समाज कल्याण के स्तर पर बेहतर तरीके से समाज कल्याण विभाग के द्वारा टेकअप किया जा सकता है और इसमें अगर कोई विशेष निर्देशिका मिलती है तो निश्चित रूप से नगर निगम इसे लागू कराएगा। देखिए, किन्नर समाज द्वारा जो बधाइयां ली जा रही हैं, हमें बधाई से नाराजगी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो बधाई दरें निर्धारित हों, क्योंकि हमारे कई साथियों का जिन्होंने मुझे फोन से संपर्क किया उनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं नगर निगम से कि वो किन्नर और समाज की जो बधाई दरें हैं वो निर्धारित करें। हाल फिलहाल में एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक पत्र हमें मिला है जिसमें उन्होंने बोला है कि आवास में और एक लड़की की जन्म पे बधाई दरें नहीं दी जाएंगी। जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बोल रहे वो उनका आदेश नहीं है। और सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इस मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चन के लिए लीन दिखाई दिए और भक्तों ने हर हर महादेव और बम बोल के जयकारे लगाए। वही हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज की व्यवस्था भी ठीक है
पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति कहीं जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और ये हमारे भोलेनाथ जी की ससुराल मानी जाती है और इसकी प्राचीन मान्यता है, शास्त्रों में बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को सौभाग्य समझता है अगर सावन में कम से कम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भोलेनाथ जी स्वयं विश्राम करते हैं और यहाँ लोगों को एक पुण्य प्रदान करते हैं। दर्शन तो अच्छे हुए हैं और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है, बस भीड़ है बहुत ज्यादा। पूजा अर्चना कुछ नहीं, भोले हैं हमारे, एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। उत्साह तो दिखाई दे रहा है आपको, कितनी लंबी लाइन है, लाइनों में लेके दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। आपको कैसे दर्शन हुए? सुबह अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत मन खुश हो गया। और सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस बार सावन के पहले सोमवार पर पंचक का साया रहेगा। यह 13 से 17 जुलाई तक रहेगा। आपको बता दें कि पंचक में किसी भी प्रकार के शुभ काम को नहीं किया जाता है और कावड़ उठाना भी पंचक के दौरान शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। वही वजह है कि 11 जुलाई से शुरू हुए सावन के महीने में आने वाले कावड़ियों की भीड़ अभी तक सीमित दिखाई दे रही है। हाँ, ये पंचक जो है एक हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है एक चंद्रमा की गति है, जो कि जो अंतिम 11वीं और 12वीं राशि होती है कुंभ और मीन, जब उनमें चंद्रमा भ्रमण करते हैं उसमें 5 नक्षत्रों का जो पंचक है, पंचक मतलब 5 नक्षत्रों का जो योग है वो लगता है। और इस पंचक में कुछ जो शुभ कार्य होते हैं, कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण दिशा में यात्रा करना हो, जैसे घर में छत का निर्माण करना हो, उसी प्रकार से लकड़ी का संग्रह करना हो। तो क्योंकि कावड़ पे इसलिए इसका विशेष असर पड़ता है कि कावड़ अधिकतर जो है बांस की लकड़ी की बनी जाती है। हरिद्वार में कावड़ मेला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। पहले 3 दिन में ही कावड़ियों का आंकड़ा करीब 20 लाख से अधिक पहुंच गया है। कावड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने कावड़ियों का स्वागत किया और उन पर फूल बरसाया। एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में बिस्किट, जल, कोल्ड ड्रिंक, फल आदि वितरण कर स्वागत किया गया और उनकी यात्रा की कुशलता की कामना की गई। हरिद्वार में 3 दिन में लगातार बढ़ रही कावड़ियों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है और जो ट्रैफिक प्लान है 15 जुलाई से लागू किया जाना था, उसको पुलिस ने अभी से लागू कर दिया है। आज हरिद्वार में लगातार कांवड़ अपने पूरे फ्लो पे इस समय चल रहा है और इस समय पैदल कांवड़ यात्री जो नहर पटरी का मार्ग फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अब और प्रोत्साहित करने के लिए भी और आम जन में जो यहाँ के एसपीओज लगे हैं, जो हमारे साथ में यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके के अरेंजमेंट्स लगातार जगह जगह पे किए गए हैं ताकि जितने भी भक्तगण जो भोले लोग यहाँ से जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमेशा ये रहा है कि भाई सबका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और हरिद्वार पुलिस भी लगातार इस काम पे लगी है। बीच में कुछ 1-2 घटनाएं हुई थी, उसको हरिद्वार पुलिस द्वारा बहुत अच्छे से उसको संभाला गया चीजों को। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। उस बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की भी शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन के माध्यम से उत्तराखंड में छद्म वेशधारियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। 11 जुलाई को देहरादून के एक बांग्लादेशी नागरिक सहित लगभग 25 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है। हरिद्वार पुलिस भी छद्म वेशधारियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो फर्जी साधु धार्मिक वेश में महिलाओं को, बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा ठगी करने वाले बाबाओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्म वेशधारी बाल-नेमी के द्वारा पकड़े गए हैं और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले अपनी पहचान दिखाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का।
और देश के कई जगहों पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी हैं। आज यानी कि 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में जल लेकर निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। कई जगहों पर रूट बंद कर दिए गए हैं और इस कड़ी में एसएसपी हरिद्वार ने डीजे बजाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डीजे संचालक के द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ऑपरेटर सहित कमेटी मेंबर के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। गाइडलाइन के हिसाब से वो चल रहा था तो 12 फीट को नाप लेते हैं, हाईवे की बात है। तो थोड़ा सा मेरा निवेदन सिर्फ ये, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय आपत्तिजनक गाने पूरी तरीके से बैन रहेंगे। उसके साथ ही डीजे की ऊंची हाइट पर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया है कि जनपद हरिद्वार कांवड़ में आने वाली ऊंची हाइट और डीजे पर बैन कर दिए गए हैं। सीओ मंगलौर ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मंगलौर गुड़ मंडी के खड़े दर्जनों डीजे गाड़ियों को उतार दिया है। डीजे जो यहाँ पर आ गए थे और मेन तो गाइडलाइन है 10 फुट और 12 फुट की जो गाइडलाइन है, संबंधित उनको नोटिस भी दिया गया है। और सभी डीजे को आप पीछे आप एक बार कैमरा भी कर दीजिए, तो सभी डीजे जो है वो पीछे हम खुलवा भी रहे हैं, उनको वापस भी दिया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पौड़ी जिले के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रविवार को पैठानी स्थित प्राचीन राहु मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके उपरांत मंदिर में होने वाले कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मंदिर का संपूर्ण मास्टर प्लान बनाकर व्यवस्थित विकास की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर के निकटवर्ती खाली भूभाग का सीमांकन कर उसे मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पानी व बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। उन्होंने संस्कृति विभाग को मुख्य मंदिर का रासायनिक उपचार कराने और पंचायत शैली के पौराणिक मंदिर का सुदृढ़ीकरण पारंपरिक शैली में ही करने के निर्देश दिए। देवभूमि की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पंजीकरण के बाद अब धामी सरकार प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी पंजीकरण कराने पर विचार कर रही है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से धार्मिक स्थलों की क्षमता का भी आकलन किया जा सके। सरकार के इस प्रयास को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत एक अच्छा प्रयास बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश में अनेकों ऐसे विश्वविद्यालय मंदिर है जहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ही किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर लगातार देश और दुनिया के लोग चार धाम यात्रा के लिए अन्य मंदिर हमारे प्रदेश के अंदर विश्वविख्यात मंदिर हैं जहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहां के दर्शन के लिए आते रहे हैं और लगातार यहां जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसका कई दिक्कतें भी आम लोगों को हुई है। इसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा सभी जो बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी लोगों के पंजीकरण, जैसे चार धाम में पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी, उसी तर्ज पर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। देहरादून में बीजेपी पर पूर्व पार्षद सचिन गुप्ता और इसके साथी अखिलेश अग्रवाल ने 300 जरूरतमंद परिवार को छाता वितरित किए। इस मौके पर महापौर सौरभ कैंट, विधायक सविता कपूर ने छाता वितरण किया और कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक सचिन गुप्ता ने कहा कि निम्न आय वर्ग के परिवार योजना मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भारी बारिश के चलते मजदूरी का काम भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये परिवार इस प्रकार के खर्चे नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से ये छाते बरसात में इन परिवारों के काम आएंगे। ईशान जी से आग्रह करूंगा, ईशान जी आगे आओ, ईशान जी आगे आओ। ललिता कुमारी, हम ही चल लेते हैं। ललिता कुमारी,
जनपद पौड़ी पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 6 लाख कीमत के 3.08 किलो अवैध चरस बरामद हुई है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोटबार में चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3.08 किलो अवैध चरस बरामद की गई है, जिसको बेकावड़ मेले में ऋषिकेश और हरिद्वार बेचने जा रहे थे। पकड़े गए नशा तस्कर नसीबाबाद और कोटबार के रहने वाले हैं। वर्तमान में जनपद में प्रचलित श्रावण कावड़ मास यात्रा में जितने भी नशा सप्लायर यहां पर एक्टिव होते हैं उनके ऊपर सतर्क निगरानी हमारी जनपद पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। इसी के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है। हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कावड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।